द बहुजन लेंस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक दस्तावेज की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक पूरा विश्लेषण है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो मशहूर भाषण जो उन्होंने 1936 में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के सम्मेलन के लिए तैयार किया था, और जो कभी दिया ही नहीं जा सका। जी हाँ, यही तो इसकी खास बात है। मंडल के सदस्य, जिनमें कई आर्य समाजी थे, वो इसके कंटेंट से, मतलब इसके विचारों से इतने असहज हो गए। असहज मतलब डर गए, कह सकते हैं। उन्होंने बाबा साहब से कुछ हिस्से हटाने को कहा, लेकिन बाबा साहब अपने विचारों पर अडिग थे। उन्होंने मना कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया। सोचिए जरा, विचार इतने विस्फोटक कि पूरा आयोजन ही कैंसिल करना पड़ा। बिल्कुल। बाद में बाबा साहब ने इसे अपने खर्चे पर एक किताब की शक्ल दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। तो आज उन इसी भाषण के तर्कों को समझेंगे, खास तौर पर यह कि बाबा साहब ने उस वक्त सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार के रिश्ते पर क्या कहा था। जी, और भाषण की शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। बाबा साहब खुद मानते हैं कि उनके अध्यक्ष चुने जाने पर विवाद तो होगा ही। वो जानते थे ये? हाँ, वो जानते थे कि हिंदू धर्म और गांधी जी पर उनकी जो आलोचनाएं थीं, उनसे कई सवर्ण हिंदू नाराज थे। और उनके चुनाव को शायद हिंदुओं का अपमान मानते। बिल्कुल। उन्होंने तो शास्त्रों का जिक्र भी किया, जैसे वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, मतलब वर्णों में ब्राह्मण ही गुरु है। तो इस हिसाब से एक अछूत को अध्यक्ष बनाना, हाँ, वो कई लोगों के लिए मर्यादा के खिलाफ था। बाबा साहब संत रामदास की दासबोध का भी हवाला देते हैं। उसमें क्या था? उसमें सवाल उठाया गया था कि क्या किसी अंत्यज, मतलब अछूत को, चाहे वो कितना ही विद्वान क्यों न हो, गुरु माना जा सकता है। ये उस समय की सामाजिक मानसिकता थी। तो फिर वो जाने को तैयार क्यों हुए अगर इतना विरोध था? बाबा साहब साफ करते हैं कि ये उनकी अपनी इच्छा नहीं थी, न ही उनके साथियों की। तो फिर वो कहते हैं कि मंडल ने बार बार आग्रह किया और समाज सुधार के विषय में उनकी अपनी गहरी रुचि थी, इसलिए वो राजी हुए। भले ही वो जानते थे कि कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते, एक तरह से पर्सोना नॉन ग्राटा थे वो। जी हाँ, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो जानते थे कि वो अवांछित व्यक्ति हैं, फिर भी उन्होंने इस मंच से अपने विचार रखने का फैसला किया। ये हिम्मत की बात थी। और उनके विचार थे भारत में समाज सुधार की मुश्किल राह पर। बिल्कुल। वो कहते हैं कि समाज सुधारकों के समर्थक कम हैं, आलोचक ज्यादा। और आलोचक भी दो तरह के। हाँ, एक तो राजनीतिक सुधारक, मतलब जो पहले राजनीतिक आजादी चाहते थे, और दूसरे समाजवादी। यहीं से वो बहस शुरू होती है जो इस भाषण का केंद्र है। कौन सी बहस? समाज सुधार पहले या राजनीतिक सुधार? जी हाँ, ये उस समय का बहुत बड़ा मुद्दा था। एक जमाना था जब कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस साथ साथ चलते थे। अच्छा, मतलब दोनों का लक्ष्य एक था। आज शुरू में यही सोच थी, कांग्रेस राजनीतिक कमजोरियों पर ध्यान दे और सोशल कॉन्फ्रेंस सामाजिक बुराइयों पर। दोनों के अधिवेशन भी एक ही पंडाल में होते थे। फिर ये अलग कैसे हुए? जल्दी दो खेमे बन गए, राजनीतिक सुधार पार्टी यानी कांग्रेस और समाज सुधार पार्टी यानी कॉन्फ्रेंस। और झगड़ा शुरू हो गया कि पहले क्या? हाँ, कॉन्फ्रेंस वाले दुखी थे कि पढ़े लिखे हिंदू राजनीतिक सुधारों के लिए तो जोश में हैं, पर समाज सुधार से उन्हें कोई मतलब नहीं। भीड़ भी कांग्रेस में ज्यादा होती होगी। बिल्कुल, कांग्रेस में भारी भीड़, कॉन्फ्रेंस में मुट्ठी भर लोग। फिर राजनीतिक खेमे ने, खासकर तिलक जैसे नेताओं ने, कॉन्फ्रेंस का विरोध शुरू कर दिया। विरोध किस तरह का? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंच पर सोशल कॉन्फ्रेंस का कोई काम नहीं, इसे हटाओ। और वो कामयाब भी हुए। मतलब कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से हटा दिया गया? जी, बाबा साहब लिखते हैं कि विरोध इतना था कि कॉन्फ्रेंस ने अलग पंडाल लगाना चाहा तो उसे जलाने तक की धमकी दी गई। आखिरकार सोशल कॉन्फ्रेंस खत्म ही हो गई। इसी सिलसिले में बाबा साहब WC बनर्जी के भाषण का जिक्र करते हैं, 1892 का। हाँ, इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण। बाबा साहब उसे सोशल कॉन्फ्रेंस का शोक संदेश कहते हैं। बनर्जी ने क्या कहा था उसमें? बनर्जी का तर्क था कि भाई सामाजिक स्थिति का राजनीतिक योग्यता से क्या लेना देना। उन्होंने पूछा, क्या हम राजनीतिक सुधारों के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता या हमारी लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है? मतलब ये हमारे घर के मामले हैं, इनका राजनीतिक हक से क्या वास्ता? बिल्कुल, उनका यही तर्क था। और यहीं पर बाबा साहब ने, जिसे कहते हैं ना, नब्ज पकड़ ली। हाँ, उन्होंने बनर्जी के तर्क को ही पलट दिया। बाबा साहब ने कहा, ठीक है, मान लिया, विधवा विवाह या बाल विवाह का राजनीतिक योग्यता से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन क्या सवर्ण हिंदुओं का अछूतों के साथ जो बर्ताव है उसे देखकर भी यही कह सकते हो?
और फिर वो उदाहरण देते हैं, ऐसे उदाहरण जो दहला दें। हाँ, वो पेशवा राज में पूना वाली बात, वो तो बहुत ही भयानक है। जी, कि पूना शहर में कोई सवर्ण सड़क पर हो तो अछूत को वहां चलने की इजाजत नहीं, कहीं परछाई न पड़ जाए। और पहचान के लिए काला धागा पहनना। हाँ, कलाई या गले में, और वो झाड़ू वाली बात कि कमर पे झाड़ू बांध कर चलो ताकि पैरों के निशान मिटते जाएं। जी, ताकि कोई सवर्ण उन निशानों पर पैर रखकर अपवित्र ना हो। और गले में हांडी, ताकि जमीन पर थूक कर उसे गंदा न कर दें। हाँ, उसी हांडी में थूकें। ये तो अमानवीय है। लेकिन कोई कह सकता है कि ये पुरानी बातें हैं, पेशवा राज की। बाबा साहब क्या हाल की घटनाएं भी बताते हैं? हाँ, और यही उनके तर्क को मजबूत करता है। वो सिर्फ इतिहास नहीं बता रहे, वो 1928 में मध्य भारत इंदौर के पास की घटना बताते हैं। वहां क्या हुआ था? कई गांव में सवर्ण हिंदुओं ने, कलौटिया, राजपूत, ब्राह्मण, इन सब ने मिलकर बलाई जाति के लोगों पर पाबंदियां लगा दी। कैसी पाबंदियां? सुनने में ये अजीब लगता है। जैसे बलाई लोग सुनहरी किनारी वाली पगड़ी नहीं पहन सकते, रंगीन या अच्छी धोती नहीं पहन सकते। कपड़ों पर भी पाबंदी? जी, और हिंदुओं के यहाँ बेगार करनी होगी। जैसे कोई मर जाए तो उसकी खबर रिश्तेदारों तक मुफ्त में पहुंचाओ, शादी में बाजे मुफ्त में बजाओ। और बलाई औरतों के लिए? वो सोने चांदी के गहने नहीं पहन सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, प्रसव के समय हिंदू औरतों की मुफ्त सेवा करेंगी, और इस सब के बदले पैसा नहीं मांगना है, जो मालिक दे दे रख लो। और अगर ये शर्तें न माने तो हुक्का पानी बंद, सामाजिक बहिष्कार, कुओं से पानी नहीं ले सकते, जानवर नहीं चरा सकते, खेतों तक जाने का रास्ता बंद। खेतों तक का रास्ता भी बंद? हाँ, क्योंकि वो अक्सर सवर्णों के खेतों से गुजरता था। सवर्णों ने अपने जानवर, उनकी फसलें चराने के लिए छोड़ दिए। नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों बलाई परिवारों को गांव छोड़कर भागना पड़ा। हे भगवान! और भी ऐसे उदाहरण हैं। हाँ, कई हैं। गुजरात के कविथा गांव में अछूतों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने से रोका गया। सरकारी स्कूल में भी? जी। फिर गुजरात के ही जूना गांव में नवंबर 1935 की बात है, कुछ अछूत औरतें पानी भरने के लिए पीतल या तांबे के बर्तन ले आईं। बस इसी बात पर उनकी पिटाई कर दी गई। सिर्फ धातु के बर्तन इस्तेमाल करने पर? हाँ, सवर्णों ने इसे अपना अपमान समझा। और वो घी वाली घटना चकवाड़ा गांव की, वो तो शायद भाषण लिखने से ठीक पहले हुई थी। हाँ, अप्रैल 1936 की जयपुर के पास चकवाड़ा गांव में एक अछूत, जो शायद कुछ ठीक ठाक पैसे वाला था, वो तीर्थ यात्रा से लौटा। अच्छा। उसने अपने रिश्तेदारों को भोज दिया, घी के पकवान बनवाए। तो इसमें क्या हर्ज था? बस यही बात सवर्णों को बर्दाश्त नहीं हुई। सैकड़ों लोग लाठियां लेकर आ गए, खाना फेंक दिया, लोगों को पीटा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक अछूत ने घी खाया और खिलाया? हाँ, उनके लिए घी सिर्फ घी नहीं था, वो सामाजिक रुतबे का प्रतीक था, जिस पर सिर्फ उनका हक था, अछूत का नहीं, चाहे वो खरीद सकता हो। इन सारे उदाहरणों को सामने रखकर बाबा साहेब फिर राजनीतिक सुधारकों से क्या कहते हैं? वो बनर्जी के सवाल को ही पकड़ते हैं और उसे उलट देते हैं। कैसे? वो पूछते हैं, अच्छा, तो आप कहते हैं कि सामाजिक स्थिति का राजनीतिक योग्यता से कोई लेना देना नहीं, तो क्या आप तब राजनीतिक सत्ता के काबिल हैं जब आप अपने ही देश के लोगों को कुएं से पानी नहीं लेने देते? क्या आप तब राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जब आप उन्हें सड़क पर चलने से रोकते हैं? क्या आप तब भी योग्य हैं जब आप उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने या अपनी कमाई से खरीदा घी खाने नहीं देते? ये तो सीधा हमला था राजनीतिक सुधारकों की सोच पर। बिल्कुल। और बाबा साहेब कहते हैं कि कोई भी ईमानदार आदमी इन सवालों का जवाब हाँ में नहीं दे सकता। फिर वो उस सिद्धांत की बात करते हैं जो कांग्रेसी हमेशा दोहराते थे, मिल का सिद्धांत। हाँ, जॉन स्टीवर्ट मिल का सिद्धांत कि एक देश को दूसरे देश पर शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। बाबा साहब कहते हैं अगर ये सही है तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर शासन करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने राष्ट्रवादियों के सामने। जी हाँ। लेकिन फिर वही बात कि अगर सामाजिक सुधार इतना अहम था तो सोशल कॉन्फ्रेंस हारी क्यों? राजनीतिक सुधार वाले जीते क्यों? बाबा साहब इसका भी विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि उस दौर के जो समाज सुधारक थे, जो ज्यादातर ऊंची जातियों से ही थे, उनका ध्यान कहाँ था? उनका ध्यान मुख्य रूप से पारिवारिक सुधार पर था, जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह का विरोध, सती प्रथा बंद करवाना। ये मुद्दे जरूरी तो थे। जरूरी थे, लेकिन ये उन्हीं ऊंची जातियों के अंदरूनी मामले थे। ये समाज के बुनियादी ढांचे यानी जाति व्यवस्था पर चोट नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो वो समाज के पुनर्गठन की बात नहीं कर रहे थे?
सही, वो जाति के विनाश जैसे असली मुद्दे को नहीं उठा रहे थे। बाबा साहेब का तर्क है कि पारिवारिक सुधार के बिना शायद राजनीतिक सुधार हो भी जाए, लेकिन समाज के पुनर्निर्माण यानी जाति के खात्मे के बिना सच्चा और टिकाऊ राजनीतिक सुधार हो ही नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था समाज की सच्चाई से अलग नहीं हो सकती, वो हवा में नहीं बनती। वो फर्डिनेंड लेस्ले का भी हवाला देते हैं कि राजनीतिक संविधान को आखिरकार सामाजिक शक्तियों को दर्शाना ही पड़ता है। क्या इसका कोई हाल का उदाहरण भी दिया उन्होंने उस समय? हाँ, वो कम्युनल अवार्ड का उदाहरण देते हैं। अच्छा, जिसमें अंग्रेजों ने अलग अलग समुदायों के लिए सीटें तय की थी। जी, बाबा साहब कहते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि आप समाज के बंटवारे को अनदेखा कर ही नहीं सकते, भले ही नेता चाहें। ये एक तरह से सोशल कॉन्फ्रेंस के तर्क की जीत थी। भले ये कॉन्फ्रेंस हार गई थी। हाँ। और आइलैंड का उदाहरण वो किस लिए? वो भी इसी बात को समझाने के लिए। जब आइलैंड को होम रूल मतलब स्वशासन मिलने की बात हुई तो अल्स्टरफ्रंट ने, जहां प्रोटेस्टेंट ज्यादा थे, हाँ, उन्होंने कैथोलिक बहुल दक्षिणी आइलैंड के साथ एक सरकार बनाने से साफ मना कर दिया। क्यों? उन्हें राजनीतिक सुरक्षा का भरोसा दिया गया था ना? दिया गया था, पर अल्स्टर वालों ने कहा भाड़ में जाए आपकी सुरक्षा, हमें तुम्हारे राज में रहना ही नहीं है। वजह थी गहरी सामाजिक और धार्मिक खाई। उन्हें डर था कि होम रूल का मतलब होगा रोम रूल, यानी कैथोलिक चर्च का दबदबा, यानी सामाजिक बंटवारा राजनीतिक एकता के आड़े आ गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आप सिर्फ राजनीतिक ढांचा बनाकर सामाजिक दरारों को पाट नहीं सकते। क्या वो और पीछे इतिहास में भी जाते हैं इसे समझाने के लिए? हाँ, वो प्राचीन रोम का उदाहरण देते हैं, जब वहां राजशाही खत्म हुई और गणतंत्र बना। हाँ, तो राजा की शक्तियां दो अधिकारियों में बांटी गईं। एक कॉन्सल जिसके पास सेक्युलर यानी दुनियावी शक्ति थी, और दूसरा पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस जिसके पास धार्मिक शक्ति थी। अच्छा। और संविधान में ये नियम बनाया गया कि दो कॉन्सल में से एक पेट्रिशियन यानी ऊंचे वर्ग का होगा और एक प्लेबियन यानी आम वर्ग का। पुरोहितों में भी ऐसा बंटवारा था? जी हाँ, पुरोहितों के पदों में भी आधा आधा बंटवारा जरूरी था। क्यों? क्योंकि रोम का समाज ही इन दो वर्गों में बटा था। राजनीतिक व्यवस्था को ये मानना पड़ा। तो इन सभी उदाहरणों का सार क्या है? सार यही है कि राजनीतिक ढांचा समाज की जमीनी हकीकत से कटकर नहीं बन सकता। आपको सामाजिक संरचना और बंटवारे को ध्यान में रखना ही होगा। और इतिहास क्या कहता है? क्या पहले सामाजिक क्रांति होती है या राजनीतिक? बाबा साहेब का तर्क है कि इतिहास यही दिखाता है कि ज्यादातर बड़ी राजनीतिक क्रांतियां तभी सफल हुई हैं जब उनसे पहले कोई बड़ी सामाजिक या धार्मिक क्रांति हुई हो। उदाहरण के तौर पर वो कई उदाहरण देते हैं, जैसे यूरोप में मार्टिन लूथर का धार्मिक सुधार आंदोलन, उसने लोगों के मन को कैथोलिक चर्च की जकड़न से आजाद किया, तब जाकर राजनीतिक स्वतंत्रता की बात आगे बढ़ी। इंग्लैंड और अमेरिका में भी? हाँ, इंग्लैंड में प्यूरिटन आंदोलन और राजनीतिक आजादी का गहरा रिश्ता है। अमेरिका की आजादी की लड़ाई पर भी उसका असर था। फिर हजरत मोहम्मद साहब की धार्मिक क्रांति के बाद ही अरब कबीले एक होकर बड़ी राजनीतिक ताकत बने। और भारत से भगवान बुद्ध की क्रांति, उसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संतों ने समाज को जगाया। फिर शिवाजी महाराज ने राजनीतिक स्वराज की स्थापना की। सिख गुरुओं का भी जिक्र है। हाँ, गुरु नानक और दूसरे गुरुओं की सामाजिक धार्मिक क्रांति के बाद ही सिख एक संगठित राजनीतिक शक्ति बने। तो इन सब बातों से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि किसी भी समाज की राजनीतिक तरक्की के लिए सबसे पहली और जरूरी शर्त है वहां के लोगों के मन और आत्मा की मुक्ति, मतलब विचारों की आजादी। एमेंसिपेशन ऑफ माइंड एंड सोल, जैसा बाबा साहेब कहते हैं। बिल्कुल। जब तक समाज पुरानी अन्याय भरी मान्यताओं और बंटवारों में जकड़ा रहेगा, तब तक सच्ची राजनीतिक आजादी या स्वशासन का कोई मतलब नहीं है। वो टिकाऊ नहीं हो सकता। तो कुल मिला के बाबा साहेब ने उस भाषण में, जिसे उन्हें देने भी नहीं दिया गया, ये बहुत मजबूती से साबित किया कि भारत की राजनीतिक आजादी की लड़ाई अधूरी है। हाँ, जब तक वो जाति व्यवस्था के विनाश और सामाजिक बराबरी की लड़ाई से नहीं जुड़ती, तब तक वो अधूरी है और शायद बेमानी भी। उन्होंने उस तर्क को पूरी तरह नकार दिया कि भाई पहले आजादी ले लो, समाज सुधार बाद में देख लेंगे। जी, और उनका सबसे तीखा सवाल तो यही था कि अगर आप जो आजादी मांग रहे हैं अपने ही समाज के एक बड़े हिस्से को इंसान मानने को तैयार नहीं है, उन्हें बुनियादी हक देने को तैयार नहीं है, तो आप अंग्रेजों से अलग कैसे हुए? हाँ, बहुत ज्यादा। बाबा साहब ने जो सवाल उठाए थे कि क्या राजनीतिक सत्ता न्यायपूर्ण हो सकती है अगर समाज खुद अन्याय पर टिका हो,
ये सवाल तो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान की राजनीति, सामाजिक न्याय, सत्ता का बंटवारा, ये सब मुद्दे आज भी उतने ही अहम हैं। सच में। और इस लिहाज से बाबा साहेब का ये विश्लेषण, जो उन्होंने करीब 90 साल पहले किया था, हमें आज भी रास्ता दिखाता है, सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमने वाकई उन सवालों का सामना किया है जो उन्होंने उठाए थे? हाँ, यही सवाल है। क्या हमने उन गहरी सामाजिक दरारों को भरा है जिनकी बात बाबा साहेब कर रहे थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आज भी और शायद हमेशा सोचने की जरूरत है।